आज का पहला प्रश्न है कि चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है कि इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार क्षेत्र वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित की गई। और तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एक और दो। ठीक है, एक और दो इसके जो है वो सही आंसर है, मतलब इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। ए जो ऑप्शन है वो सही है। ऐसा इसलिए है कि चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और इसके अतिरिक्त सारे व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को ही मजबूत किया गया। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों के अधिकार और राजस्व को कंपनी को सौंप दिया गया, लेकिन यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के विपरीत नहीं था। जबकि राजस्व की जो बात की गई है, भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। यह जो था ये 1858 के अधिनियम से भारत के राजस्व को ब्रिटिश संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन राज्य सचिव या भारत सचिव का पद गठित किया गया और उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का भी गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि निजी विधेयक में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, केवल एक। ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। कौन सा सही है? पहला सही है, पहला कथन जो है सही है और दूसरा जो है वो गलत है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रावधान किया गया। पूर्ण वीटो विधेयक पर सहमति को रोक कर रखने की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति निम्नलिखित दो मामलों में ही पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है: जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी विधेयक हो और जब कैबिनेट राष्ट्रपति के विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले इस्तीफा दे देती है, तो नई कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे सकती है। निलंबित वीटो का प्रयोग पहली बार संसद द्वारा पारित लाभ के पद विधेयक 2006 के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, और इस विधेयक को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने लौटा दिया था, लेकिन विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा गया। ठीक है, और अंततः इसे मंजूरी मिली। अगला प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा को औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्योंकि 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल मिला के 29 विषय थे। ठीक है, और इसके लिए पंचायतें नामक एक नए भाग, जिसे 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक को जोड़ा गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953
और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संचालन की समीक्षा के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की थी। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का कोई भी उल्लेख नहीं था। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1939 में हाइजन पत्रिका में अपने लेख द ओनली वे में लिखा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के आधार हैं? मतलब कौन सा क्या प्रावधान जो है वो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के आधार बन सकते हैं? कि वह अनुमोचित दिवालिया हो, उसे सरकारी ठेके कार्यों और सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त न किया गया हो। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक और दो, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1। पहला आधार जो है वो सही है, क्योंकि संविधान के तहत किसी व्यक्ति को किसी राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य बनने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई भी लाभ का पद धारण करता है, लेकिन मंत्री पद या फिर राज्य सरकार विधायिका के द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य पद को छोड़कर, यदि वह मानसिक विक्षिप्त है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या फिर दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा के पालन के किसी भी स्वीकृत प्रतिज्ञा के अधीन है, या फिर संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है, तो वह विधानमंडल का सदस्य के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको पहले से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम की व्यवस्थित करना है। कि प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया, भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि और संविधान सभा की पहली बैठक। तो इसको करना है। तो अगर प्रारूप समिति की नियुक्ति की बात की जाए तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो हुई थी वो 29 अगस्त 1947। अपनाया गया या अधिनियमित किया गया तो आएगा 26 नवंबर 1949। और संविधान के प्रारंभ होने की तिथि, संविधान के प्रारंभ होने की तिथि जो है वो है 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होता है। उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा इसलिए है कि राज्यपाल की शक्तियों को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के तहत प्राप्त हैं। राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं जिसके संबंध में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं होता है।
किसी राज्य का विधानमंडल कानून के द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं और चयन के तरीकों के बारे में प्रावधान कर सकता है, अनुच्छेद 243 आई के तहत। ठीक है, तो तीसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, और हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना नहीं होता, क्योंकि जो उसे कुछ शक्तियां मिलती हैं जिसे कि विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, तो उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए जरूरी नहीं है और उसे केवल कार्यकारी, विधायी, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से उन सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक, ठीक है, शक्तियों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा? ऑप्शन है न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार, न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार, साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार और आजीविका का अधिकार। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 3 और 4, 1 2 3 या 1 2 3 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसका है बी ऑप्शन, 3 और 4 जो हैं ये अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय सरकारों के कार्यों का आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माना जाता था न्याय का प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व या फिर पुलिस। कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 3 4। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कूट के आधार पर चयनित है करना है 1 2 3, 2 और 4, 1 2 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2 और 4। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2 और 4। ऐसा इसलिए है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, ठीक है, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और उनमें निर्वाचित भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं ये बात की, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल को यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए विशिष्ट समय अवधि का प्रावधान नहीं करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3 या फिर 1 2 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। मतलब पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। क्योंकि राज्य विधायिका नगर पालिकाओं के द्वारा नगर पालिकाओं के खातों के रखरखाव और ऐसे खातों को लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकती है। मतलब उनके लेखा के संबंध में
प्रावधान कर सकती है। यह अधिनियम जो है प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, इसलिए केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है कि इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की भूमिका ईमानदारी होनी चाहिए। इसमें एक न्यायाधीश को जिसे किसी मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया है उस मामले से अलग करना होता है। इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों के केस लड़ने के लिए गैर सरकारी संगठन की आवश्यकता होती है और सरकार के अन्य 2 अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका। तो कौन सा जो कथन जो है वो सही, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 117, 266, 306 या फिर 307। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि कर लगाने वाला विधेयक या संशोधन केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश या प्रस्तावित किया जाएगा और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रावधान या प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। नीलामी द्वारा गौड़ खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम सभा और उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वह मुख्यमंत्री को लिखकर इस्तीफा देता है, वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्याता होता है। ठीक है, तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल 2, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना पत्र लिखकर इस्तीफा देता है, ना कि मुख्यमंत्री को, इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है संविधान के भाग और उनकी सूची 2 में उनके प्रावधान है। जैसे संविधान का भाग 15, भाग 16, भाग 17 और भाग 18। तो भाग 15 जो है, संविधान का भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। संविधान भाग का भाग 16 जो है कुछ विशेष वर्गों के विशेष प्रावधान से संबंधित है। 17 में राजभाषा है और 18 में आपातकालीन उपबंध है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता है और संसद के विवेक पर छोड़ता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, किसके दोनों कथन जो हैं गलत हैं। ऐसा इसलिए है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझता है। इस प्रकार कह सकते हैं संविधान उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ता है, न कि संसद के विवेक पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है कि अपने सभी नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, अवसर की समानता सुनिश्चित करना या व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, केवल 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, किसके चारों जो हैं वो उद्देशिका के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है। 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है। आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि परिसीमन आयोग का गठन जो है वो 4 बार किया जा चुका है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 और चौथी बार 2002। तो इन सनों में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकारों का लाभ मिलेगा। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। तीनों कथन इसके जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में विचार करें कि वह संविधान संशोधन को केवल अनुमोदित कर सकते हैं, और दूसरा है राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? भारत संघ बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 या बेरूबारी यूनियन केस 1960। तो जो इसका सही जो आंसर है, सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, की सी ऑप्शन LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। इसमें जो है, क्योंकि बेरूबारी मामले में संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना है। ठीक है। LIC ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है, लेकिन यह भारत के न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी साथ में कहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ए ऑप्शन इसका जो सही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, 1920 में की गई थी। तो ये थे हमारे आज के आखिरी